अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई, सब ठीक है? अच्छा, तो लास्ट क्लास में हमने प्रोमिसेस पढ़े, ठीक है, और 5S का इंट्रोडक्शन किया था, ऐसे ही। इसके अलावा जो आपको असाइनमेंट्स वगैरह दिए थे उसका क्या सीन है, हो गए? अच्छा, एक तो वेदर ऐप, दूसरा अब आप देख लें फेक स्टोर वाला, ठीक है ना, फेक स्टोर API.com। तो इसमें ये कि ई कॉमर्स टाइप पूरी ऐप बना सकते हैं आप, ठीक है ना, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और तीसरा गिटहब का जो मैंने कहा था, ये तीनों जो है ना लाजमी बनाना है, ठीक है ना। ये वाला कि भाई गिटहब की api.github.com/user/यूज़र नेम। तो इससे आपकी इन्फो आ रही है, फिर इसमें काफ़ी सारी APIs और भी मिल रही हैं आपको। तो इसको यूज़ करके एक अच्छा सा पेज बना देना है जिसमें बंदा अपने गिटहब का यूज़र नेम डाले और सब चीज़ें उसको पता चल जाए, फॉलोवर्स भी नीचे आ जाएं, स्टार्स आ जाएं, रेपो अगर पब्लिक हैं वो आ जाएं, ठीक है ना। तो ये काम करना है, हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें लाजमी करनी है आपने। अच्छा, इसके अलावा OBS में इशू होने की वैसे वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो ये है कि प्रोमिसेस का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ दोबारा से, और फिर 5 स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो फैच हमने पढ़ा था, क्लियर है सबको? फैच के मेथड से हम किसी भी API से कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा गेट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन API में ये सारी चीज़ें हैंडल होनी चाहिए। तो जिस किसी ने भी API बनाई है उसने डेटा गेट करने का एंड पॉइंट बनाया हो, डेटा पोस्ट करने का बनाया हो, ठीक है, डिलीट पुट जो भी है। तो लेकिन जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक मेथड है फैच, जिसके थ्रू हम ये सब करते हैं, ठीक है ना। अब फैच मेथड जो है ना, समझे ये खुद भी एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना, जिसको सॉल्व करवाने के लिए हम ये डॉट देन वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ तो चल जाएगा, और जो भी मेरा आउटपुट है वो मुझे सेकंड वाले देन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये देखें, एरे में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मुझे मिल गए। पहला देन क्या करता है कि भाई API से जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको जेसन बनाता है, और उसके बाद दूसरे रिस्पॉन्स में उसको हमें ला के दे देता है। दूसरे रिस्पॉन्स में लाने का रीज़न ये था कि ये जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन है ना, ये खुद भी एसिंक्रोनस है, ठीक है। एसिंक्रोनस का क्या मतलब हो गया भाई, कि भाई
कोड को रन होने में, एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है ना उसका वेट नहीं करेगी। ठीक है, तो इस वजह से जावास्क्रिप्ट जो है वो आगे निकल जाएगी। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर टाइम लगने वाला कोड एसिंक्रोनस हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं नीचे आके एक कंसोल लिखूं, पहले 1, फिर मैं चलाऊं एक लूप। ठीक है ना, 100 तक, और फिर मैं यहाँ पे लिख दूं 2, तो होगा क्या, पहले लाइन नंबर 6 चलेगी, फिर लूप चलेगा, फिर 2 आएगा। ठीक है, देखिए टाइम इसमें भी लगेगा, जैसे तो 100 है, टाइम का पता नहीं चलेगा लेकिन थोड़ा बहुत लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट 2 पहले चला दे, पहले लूप ही चला होगा, उसके बाद 2 आया होगा। तो इसका आइडिया हम कैसे लगा सकते हैं कि अगर मैं लूप को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चला दूँ ना, तो जैसे मैं इसको चलाता हूँ, देखिए अभी भी इतना ज़्यादा हमें पता नहीं चल रहा है। वैसे और बढ़ा दे, देखिए थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है ना, तो इस वजह से इसमें लग रहा है टाइम। ये देख रहे हैं भाई, तो ये कोड जो है ना एसिंक्रोनस नहीं है, ये सिंक्रोनस कोड है और जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। तो जावास्क्रिप्ट इसको कैसे चला रही है कि भाई पहले ऊपर वाली लाइन चली, फिर जब तक ये लूप पूरा चल के खत्म नहीं हो जाता नीचे वाली लाइन भी चलेगी। ये कौन सा कोड है, सिंक्रोनस। ठीक है, और एसिंक्रोनस कोड के केस में क्या होता, अगर ये कोड एसिंक्रोनस होता तो जावास्क्रिप्ट इसका वेट करे बगैर नीचे वाला कोड चला देते। ठीक है ना, और जब वो एग्जीक्यूट होता तो उसके बाद उसके जो भी आउटपुट होता वो आ जाता। ठीक है ना, लेकिन ये सिंक्रोनस था। तो भाई ये जो अंदर हमने response.json लिखा हुआ है ये एसिंक्रोनस कोड है। तो इस वजह से हमने एक और देन का यूज किया है ताकि वो रिजॉल्व हो जाए, उसके बाद हमें मिले। होता ये कि जब ऊपर आप एक देन लगाते हैं ना और उस देन से कोई चीज रिटर्न करवाते हैं तो वो नेक्स्ट देन में आपको मिल जाती है एग्जीक्यूट होने के बाद ना। ठीक है ना, तो खैर हमने ऊपर वाले देन से प्रॉमिस ही रिटर्न करवाया और ये हमें नीचे यहाँ पे मिल गया। ठीक है ना, तो ये सीन था। मतलब ऐसा समझने कि भाई जो भी चीज़ आप रिटर्न करवा रहे हैं ना वो यहाँ पे मिल रही है आपको, समझे। देन एक फंक्शन है और वहाँ पे आपको वो चीज़ रिटर्न हुई हुई चीज़ मिल रही है, लेकिन जो चीज़ आपने रिटर्न करवाई है वो खुद एक प्रॉमिस है। तो इस वजह से हमें एक और देन लगाना पड़ गया। बात समझ में आ रही है? देखिए होता है एक ही देन है, फैच के साथ एक ही देन लगेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन हुआ क्या, देन एक फंक्शन था, देन में से हमने एक और चीज ऐसे रिटर्न करवाई जो खुद भी प्रॉमिस है। ये हमने फंक्शन कॉल किया, इससे हमें रिटर्न क्या मिल रहा होगा, प्रॉमिस। तो उस वाले प्रॉमिस को रिजॉल्व करवाने के लिए एक और देन लगाना पड़ गया। ठीक है ना। अच्छा, अब हमें इशू क्या होता है, क्या ये जो जेसन रिस्पॉन्स मेरे पास आया है ये मुझे अगर कहीं और चाहिए तो क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब इस जगह पे अगर चाहिए तो उसके लिए हम कॉल बैक बना रहे थे, याद है। कॉल बैक फंक्शन बना दिया और जब फैच वगैरह चल के खत्म होगा वो कॉल बैक दोबारा कॉल होगा और हमें डेटा मिल जाएगा। ठीक है ना, और ज़्यादा जगहों पे हमें वो डेटा चाहिए तो सेम फैच एपीआई को मल्टीपल टाइम्स भी कॉल करना पड़ेगा और थोड़ा सा इशू भी होगा उसमें। और अगर 4-5 एपीआईज हैं एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं तो फिर भी कॉलबैक में इशू होता है हमारे पास। ठीक है ना, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम प्रॉमिस यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट का एडवांस जावास्क्रिप्ट का फीचर प्रॉमिस। ठीक है ना, तो प्रॉमिस से फायदा क्या होगा, देखिए पहला फायदा मैं यहीं पर ही बताया था आपको कि भाई हम क्या करते हैं, या तो वेरिएबल में एक प्रॉमिस बना लें या फिर फंक्शन बना लें उसमें।
तो वेरिएबल में अगर आपने बनाना हो, फॉर एग्जांपल ये आपका डेटा पड़ा हुआ है, इसमें प्रॉमिस हम कैसे बनाते हैं, न्यू का कीवर्ड और प्रॉमिस, ये एक मेथड है, ठीक है। तो ये प्रॉमिस है और ये आपसे एक कॉलबैक फंक्शन लेता है जिसके दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है रिजॉल्व और एक होता है रिजेक्ट, ठीक है ना। अब ये पूरा कोड हम जो है ऊपर लेके आएंगे, ठीक है ना। ये सारा कोड हमने प्रॉमिस के कॉलबैक में डाल दिया। अच्छा, अब जब हमारा कोड सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया और उससे रिस्पॉन्स हमें मिल गया, तो हम क्या करेंगे, हमने जो अपना प्रॉमिस बनाया उसको करवा देंगे रिजॉल्व, ठीक है ना। और अगर इन केस कोई एरर आता है, पहले तो हम एरर को कैच करेंगे क्योंकि हमने कैच नहीं लगाया था, ठीक है ना, और उसके बाद अपने प्रॉमिस को करवा देंगे रिजेक्ट, ठीक है ना। अगर इसको और आसान करने के लिए समझना है आपने, तो अभी फैच हटाएं भले, और सिंपल हमारा एक प्रॉमिस है, हमने इसको करा रिजॉल्व, ठीक है ना। ये ऐसी मैं स्ट्रिंग दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अच्छा, अब हम कंसोल करवाएंगे डेटा को, तो हमारे पास इसमें प्रॉमिस मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन हमें पूरा प्रॉमिस नहीं चाहिए, बल्कि जो उसका आउटपुट है ना वो चाहिए। तो एक प्रॉमिस हमने बनाया, अब प्रॉमिस का एक आउटपुट होगा, या तो वो रिजॉल्व होगा या फिर वो रिजेक्ट होगा, ठीक है। अभी तो हमने डायरेक्टली पूरा कंसोल करवा दिया प्रॉमिस को। अगर हमें आउटपुट चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई, डेटा और डॉट देन लगाते हैं आउटपुट लेने के लिए, कि भाई जो भी इसका रिस्पॉन्स हो वो हमें बताओ, ठीक है ना। और अगर रिजेक्ट होता है तो कैच में हमें पता चलता है। तो ऊपर मैंने करवाया हुआ है रिजॉल्व, तो क्या चलेगा इसमें से, इसमें चलेगा देन, ठीक है ना। चलाते हैं तो देखिए देन चला, लाइन नंबर 6 पे और रिजॉल्व आ गया। अगर मैं इसको कर देता ऊपर रिजेक्ट और इसमें कोई भी एरर वगैरह भेज देता, तो नीचे क्या चलता, कैच चलता और ये एरर मुझे मिल जाता, ठीक है। तो ये प्रॉमिस का काम है। तो जितनी बार मैं इस प्रॉमिस को रिजॉल्व करवाना चाहूँ मैं करवा सकता हूँ। देखिए एक बार मैंने करवाया, दूसरी बार अगर मैं दोबारा करवाना चाहूँ फिर करवा लूँ, ठीक है। मतलब पूरे कोड में जहां जहां मैं इसको प्रॉमिस को यूज करना चाह रहा हूँ वहां मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो यही सेम काम हमने यहाँ पे किया कि भाई हमने एपीआई कॉल की, गेट की रिक्वेस्ट थी, प्रोडक्ट्स हम गेट कर रहे थे, हमने कहा भाई जब सारे प्रोडक्ट्स गेट होके आ जाए तो आप क्या करना, रिजॉल्व करवा देना प्रॉमिस को, और अगर एपीआई में कोई इशू आ जाए तो प्रॉमिस को रिजेक्ट करवा देना, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही सीन होगा कि भाई डेटा डॉट देन जो भी रिस्पॉन्स है वो दे दो, या फिर एरर दे दो। अगर एरर ऊपर से प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ है तो एरर दे दो। तो इसको चलाते हैं तो देखिए इसने हमें लाइन नंबर 8 पे डेटा लाके दे दिया, क्योंकि हमारा प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व हो गया, ठीक है भाई, क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा ये जो डॉट देन और डॉट कैच यूज कर रहे हैं, इसका हमारे पास एक शॉर्टेड तरीका भी था, ठीक है भाई। वो क्या था कि भाई एक हमने फंक्शन बनाया गेट डेटा, या जो भी फंक्शन का आपका नेम है, और आपने क्या करना है, इस फंक्शन से पहले एसिंग का कीवर्ड लगाना है। मतलब जिस फंक्शन में आप प्रॉमिस को रिजॉल्व करवाना चाह रहे हैं ना, उस फंक्शन से पहले आपने एसिंग का कीवर्ड लगा देना है। मतलब उस फंक्शन को आपने एसिंक्रोनस बना देना है, और उसके बाद फंक्शन में आकर आपने क्या करना है, जो भी आपका प्रॉमिस है उससे पहले अवेट का कीवर्ड लगाना है और प्रॉमिस दे देना है।
ठीक है, जो भी आपका प्रॉमिस भी जहां कहीं से भी आ रहा है, चाहे वो वेरिएबल से आ रहा है, फंक्शन से आ रहा है, फंक्शन से रिटर्न हो रहा है, तो आपने अवेट के आगे दे देना है। तो अगर वो प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा तो डायरेक्टली आपका आउटपुट मिल जाएगा प्रोडक्ट्स के अंदर। अच्छा, अब यहां पे भी सीन यही होगा कि जहां अवेट लगा हुआ होगा ना, तो जावास्क्रिप्ट इस लाइन से आगे नहीं बढ़ेगी, यहां रुक जाएगी, अवेट के वक्त यहां पे रुक जाएगी। यहां पे ऐसा नहीं होगा कि भाई इसको छोड़ के आगे बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिस का रिजॉल्व होने का वेट कर रहे हैं हम, ठीक है ना, कि भाई ये रिजॉल्व हो तो फिर आगे चलना है। तो जावास्क्रिप्ट लाइन नंबर 10 पे रुक जाएगी जब तक इसका आउटपुट नहीं आएगा। जैसे आउटपुट आएगा लाइन नंबर 11 चल जाएगी, ठीक है भाई। आउटपुट आएगा तो जो भी आउटपुट होगा वो प्रोडक्ट्स में सेव हो जाएगा। तो गेट डेटा को कॉल करवाते हैं और चला के देखते हैं। देखिए मैंने रीलोड किया तो देखिए लाइन नंबर 11 में हमारे पास प्रोडक्ट में आउटपुट आ गया, ठीक है ना। इन केस अगर प्रॉमिस रिजेक्ट होता है, इसमें देखिए सिर्फ रिजॉल्व होता है तो आपको आउटपुट मिलता है, रिजेक्ट के केस में नहीं मिलता। रिजेक्ट के केस में होता क्या है कि जहां पे आप अवेट यूज कर रहे होते हैं ना, वो पूरी लाइन क्रैश हो जाती है कि भाई आपका जो प्रॉमिस था इसने एरर थ्रो कर दिया और आपका जो भी प्रोग्राम है क्रैश हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर ट्राई कैच करते हैं, ठीक है ना। या देखिए पहले करके देख लेते हैं कि भाई रिजॉल्व की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, रिजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलाते हैं तो देखिए एरर आ गया। देखिए रेड एरर आता है ना, तो इसका मतलब जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो गया और उसके बाद नेक्स्ट जो भी लाइन होगी वो नहीं चलेगी। तो इस एरर से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्राई कैच, कि भाई क्रैश ना हो बल्कि जो भी स्पेसिफिक एरर है उसको कैच करें और शो करवा दे कि भाई पता चल जाए हाँ भाई क्या इशू आ रहा है, कंसोल करवा लें या फिर जो भी, ठीक है भाई। तो इसमें लाइन नंबर 13 पे आया कंसोल डॉट एरर भी होता है, सही है, ताकि आपको एरर ही दिखे वो, लेकिन ये क्रैश वाला नहीं होगा, ये एरर ये लॉग हमने खुद डाला है, ठीक है ना। तो रिजेक्ट में लेकिन हमने डेटा तो भेजा था, एरर भी आ रहा है डेटा भी आ रहा है, ऐसा करना नहीं है, ये अभी सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ट्राई कैच के थ्रू हम इसको सॉल्व करवा सकते हैं। अच्छा, एसिंग अवेट वाली जो चीज है इसी हमने देखी, इससे हम ये भी कर सकते हैं कि जो देन दो देन लगाने पड़ रहे हैं ना फैच में, एक को खत्म कर सकते हैं हम, ऐसे ही कैसे, क्योंकि हो ये रहा था कि जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन है ना ये भी एसिंक्रोनस है, ठीक है ना। इसको आप कंसोल करवा के देखें ना, तो ये भी एसिंक्रोनस कोड है, देखें प्रॉमिस आ रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। वही वाली चीज प्रॉमिस को रिजॉल्व करवाने के लिए या तो देन, जो कि हम एक और देन लगा रहे थे नीचे, या फिर एसिंग अवेट, तो हम यहाँ पे एसिंग और अवेट का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखें अगर मैं अवेट लगाऊंगा तो डेटा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं से ही अवेट को बोलता हूँ कि भाई आप क्या करो, रिजॉल्व करवा दो प्रॉमिस को, सेट है। देखिए लाइन नंबर 12 पे हमें डेटा मिल गया। तो ये शॉर्ट एंड तरीका है प्रॉमिस को रिजॉल्व करवाने का, लेकिन हमेशा जहां कहीं भी अवेट यूज करेंगे आप ट्राई कैच जरूर डालेंगे, ठीक है ना। ट्राई कैच लाजमी है। तो भाई बहुत ही बेहतरीन चीज है प्रॉमिस। अच्छा देखिए फंक्शन भी बना सकते हैं, ऊपर हमने वेरिएबल बनाया, हम अगर चाहते तो इसको फंक्शन बना देते हैं। मैं बोलता हूँ भाई गेट प्रोडक्ट्स, और इसको मैं बना रहा हूँ अब एक फंक्शन, ठीक है। अभी भी बन जाएगा लेकिन थोड़ा बेहतर करते हैं इसको, क्योंकि सिंगल लाइन रिटर्न भी होता है ना, लेकिन फिर भी आप ब्रैकेट्स वगैरह बना दें ताकि थोड़ा सा समझ में आए आपको, और यहाँ पे रिटर्न लगा दें, ठीक है ना। फर्क कुछ भी नहीं पड़ा,
सिर्फ पहले वेरिएबल था और अब फंक्शन बन गया। अब जहां पे हम इसको यूज कर रहे थे वहां पे वेरिएबल की जगह फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है ना, इस तरह। सेट है। अच्छा, अब जहां कहीं भी आपको डेटा चाहिए आप इस तरह से गेट प्रोडक्ट्स को कॉल करेंगे और डेटा ले लेंगे। अच्छा, अगर आप फंक्शन में नहीं चाहिए डेटा, आपको फंक्शन के बाहर चाहिए, तो एसिंग अवेट यूज नहीं कर सकते, फिर आपको डॉट देन और कैच ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। एसिंग और अवेट वाली जो चीज है वो आपको सिर्फ फंक्शन में मिलेगी। देखिए मैंने नीचे भी एक और जगह मंगवाया इसको, तो वहां पे भी आ गया ये, ठीक है भाई। और इसमें देखें हमारे पास यहां से हम देख भी सकते हैं कि जो भी कॉल है इसकी एपीआई की वो सारी जारी है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज हमने देखी थी, प्रॉमिस डॉट ऑल। उसका क्या सीन था कि यार हमारे पास मल्टीपल एपीआईज है। फॉर एग्जांपल हमारे पास गेट प्रोडक्ट्स थी, फिर हमने एक और फंक्शन बना लिया गेट कैटेगरीज, ठीक है। ऊपर वाले कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। और कैटेगरीज की कौन सी एपीआई है, ये रहे भाई, प्रोडक्ट्स स्लैश कैटेगरीज। अब ऊपर वाला फंक्शन प्रोडक्ट को गेट करने के लिए हो गया, नीचे वाला कैटेगरीज को गेट करने के लिए हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों एक साथ रिजॉल्व हो, ठीक है ना। वैसे तो इस तरह भी कर सकते हैं कि हम भाई देखो प्रोडक्ट आया और फिर कैटेगरीज आ गई, इस तरह भी हो सकता है, दोनों में हमें डेटा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट भी मिल गया और कैटेगरी। लेकिन आप चाहते हैं कि सारा डेटा जो है ना वो एक साथ आपको चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसको, हम प्रॉमिस का एक फीचर ये भी है कि आप क्या करें, सारे प्रॉमिसेस उसको दे दें और वो सबको एक साथ रिजॉल्व करवा के एक फाइनल आउटपुट बना के आपको दे देगा, ठीक है ना। वो कैसे होगा काम कि भाई जितने भी प्रॉमिसेस आपके पास हैं वो सारे आप कर देंगे एरे में पुश, ठीक है ना। जैसे आपके पास एक प्रॉमिसेस की एरे है और प्रॉमिसेस में आपने क्या कर दिया, पुश कर दिया जो भी आपके प्रॉमिसेस हैं उसको, ठीक है ना। ऊपर मैंने क्योंकि ऑलरेडी फंक्शंस बनाए हैं, वरना डायरेक्टली आप फैच वगैरह भी इसमें पुश कर सकते थे, ठीक है ना। कि भाई मैंने कहा भाई इसमें आप गेट प्रोडक्ट्स डाल दो और गेट कैटेगरीज डाल दो, ठीक है। तो हमारे पास ये बन गई एक एरे। तो इसके अलावा भी और भी हो तो वो हम कर सकते हैं प्रॉमिसेस। तो हमें देखें हमारे पास एक कलेक्शन आ गई जिसमें सारे प्रॉमिसेस हमें नजर आ रहे हैं। अब हम चाहते हैं ये सारी हमारे पास एपीआईज है, हमने प्रॉमिसेस बना के एक एरे बना दी और आप इस पूरी एरे को एक साथ रिजॉल्व करवाना चाह रहे हैं। तो कैसे होगा भाई, फाइनल डेटा आपको मिलेगा भाई, आपने वही अवेट लगाया और आपने यहाँ पे लिखा प्रॉमिस डॉट ऑल और इसको जो भी आपकी प्रॉमिसेस की एरे थी वो पास कर दी, ठीक है ना। तो जितने भी प्रॉमिसेस हैं इस एरे के अंदर सबको एक एक करके ये रिजॉल्व करेगा और एक फाइनल आउटपुट आपको लाके दे देगा, ठीक है ना। मैं देखें ऐसे एरे के अंदर ही आया, 0 इंडेक्स पे हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए और 1 इंडेक्स पे हमारे पास कैटेगरीज आ गई। तो जिस तरह आपने प्रॉमिसेस एरे में पुश करे थे उसी तरह हमें आउटपुट मिल गया, ठीक है ना भाई। तो भाई ये सारी चीजें थी प्रॉमिस में बस। तो अब हम क्या करते हैं कि यार थोड़ा फायरबेस पे आते हैं कि टाइम हमारे पास थोड़ा कम है
और फायरबेस में देखिए वैसे तो इजी है बहुत, और काफ़ी सारी वीडियोस भी पड़ी हुई है मेरे खुद के चैनल के ऊपर भी ना, ठीक है, सेम चीज़ है। तो ये है कि इजीली समझ में आता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको समझने के लिए ना। तो इंट्रो मैंने आपको दिया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया में ये बनाया गया था रियल टाइम डेटाबेस के नाम से, फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है ये आपको पता है कि भाई जहाँ पे आप यूज़र वगैरह का डेटा सेव करवाते हैं, ठीक है। डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, गेट, पोस्ट, डिलीट, एडिट करने के लिए हमें सर्वर की नीड होती है। तो बैकएंड एप्लीकेशन हम बनाते हैं सर्वर के ऊपर, जिससे हम कम्युनिकेट करके डेटाबेस में कोई भी चीज़ ऐड, डिलीट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो पहला फ़ायदा फायरबेस का ये था कि भाई ये सर्वरलेस है, ठीक है, इसके लिए सर्वर की नीड नहीं है। आप इसको डायरेक्टली फ्रंट एंड से फंक्शन कॉल करके डिलीट, एडिट, गेट वगैरह सब करवा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा बड़ा फायदा इसका ये था कि ये रियल टाइम था। कि भाई रियल टाइम का मतलब ये है कि आपने यहाँ डेटाबेस में कोई चीज़ ऐड की, वहाँ दूसरी एंड पे यूज़र को वो चीज़ फौरन से शो हो गई। जैसे कि चैट मैसेजेस, कि भाई दो जगह यूज़र की चैट खुली हुई है अलग अलग ब्राउज़र में, एक ने मैसेज भेजा दूसरे को, तो उसके बाद वो मैसेज बगैर पेज रिलोड करे शो हो गया। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रियल टाइम है भाई। तो एक इसका ये बड़ा फीचर था। तो फिर इसको भाई गूगल ने एक्वायर किया, गूगल ने खरीद लिया इसको। फिर उसके बाद इस पर काफ़ी वर्किंग हुई और फिर इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आ गए, और अब इसने AI भी इंट्रोड्यूस करवा दी, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे फीचर्स और भी हैं इसके। तो हम इसमें से ऑथेंटिकेशन देखेंगे, फाइल स्टोर देखेंगे और स्टोरेज देखेंगे, तीन चीज़ें। वैसे इसकी और भी बहुत सारी सर्विसेज है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा अकाउंट खोलते हैं। आपका जो भी गूगल अकाउंट है उसी के साथ लिंक होता है फायरबेस। ठीक है ना, मैं इसी में करवा देता हूँ बैच टाइम। प्रोजेक्ट आप बना लेंगे, प्रोजेक्ट बनाना इतना मुश्किल नहीं, क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, प्रोजेक्ट का नेम देना है, कंटिन्यू करना है, प्रोजेक्ट बन गया, ठीक है ना। प्रोजेक्ट बनाते वक्त वो आपसे बस पूछेगा कि भाई आपको ये वाली सारी सर्विसेज चाहिए, आप इसको हटा देना कि नहीं चाहिए, अभी कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। और क्रिएट प्रोजेक्ट करोगे बन जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे बने हुए, तो इसकी एक लिमिट होती है जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रोजेक्ट बना नहीं सकते, ठीक है। तो तकरीबन 10-15 तक की लिमिट होती है आराम से, तो जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा ही बना दिए, तो इस वजह से लिमिट खत्म है, लेकिन दूसरे अकाउंट से आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड आएगा इसका पूरा, ठीक है भाई। प्रोजेक्ट आपने बना लिया, फिर आपके सामने ये पूरा डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज हमें यूज करनी है इसकी ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड बार में देखेंगे ना, सारी सर्विसेज मौजूद हैं, और हम जो सर्विसेज यूज कर रहे हैं वो बिल्ड वाली है, बिल्ड इसकी कैटेगरी है बिल्ड, और इसमें ये ऑथेंटिकेशन सर्विस हम पहले यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम यूज करेंगे फायर स्टोर, उसके बाद हम यूज करेंगे स्टोरेज, ठीक है। तो ये तीन सर्विसेज हम इसकी यूज करेंगे। होस्टिंग वगैरह भी आसान है, लेकिन फ़ायदा नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो हमने देखे, नेटलिफाई, गिटहब, सर्च, ठीक है। तो एक फायरबेस भी होता है, इस पर भी हो सकती है, पता नहीं शायद हमने की भी है या नहीं की है, नहीं की तो फिर भी खैर है, मसला नहीं है। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करना है, आपने
फायरबेस के इस प्रोजेक्ट को, अच्छा एक चीज और कि भाई फायरबेस को यूज करने के लिए आपने मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट ही यूज करनी है, ठीक है भाई। जिस तरह हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला फीचर पढ़ा था ना, तो फायरबेस जो है ना सारे फंक्शन अपने उसी तरीके से एक्सपोर्ट करता है, तो हमें इंपोर्ट को यूज करके उसके फंक्शन इंपोर्ट करने होते हैं। तो हम यहाँ पे इसको यूज नहीं कर सकते फायरबेस को, हमें बल्कि मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट में इसको यूज करना होगा। तो हम जावास्क्रिप्ट की टाइप देंगे मॉड्यूल, और मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट लोकली चलती है, आपको पता है। इसके लिए हमें चाहिए होता है सर्वर, ठीक है ना भाई। अब सबसे पहली चीज ये है कि अपने इस फायरबेस के प्रोजेक्ट को अपनी जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना, फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना। वो कैसे होगा कि भाई आप इस डैशबोर्ड पे आए, ऊपर देखें आपको एक बटन शो हो रहा है ऐड ऐप। ऐड ऐप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको कि भाई एंड्रॉइड, आईओएस, वेब, यूनिटी, फ्लटर। तो हम यूज कर रहे हैं वेब, ठीक है भाई। आपकी एप्लीकेशन का जो भी नेम है वो आपने यहाँ पे दे देना है, ठीक है भाई। मैं बोल देता हूँ भाई टेस्ट ऐप। ये बोला भाई फायरबेस होस्टिंग सेटअप करनी है तो जरूरत नहीं है, रजिस्टर ऐप, ठीक है। बार बार नहीं करना, ये एक बार करना है। अच्छा, अब दो तरीके बता रहा है, या तो आप फायरबेस को इंस्टॉल करें या आप स्क्रिप्ट के टैग से कर लें। मतलब जावास्क्रिप्ट इसने लिखी हुई है, आप क्या करें पर टैग लगाएं और यूज कर लें। तो ये वाला तरीका भी हम यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी इंस्टॉलेशन वगैरह वाली चीजें हमने सीखी नहीं है। तो देखें ये इसका है सारा। आप स्क्रिप्ट के टैग में भी यूज कर सकते हैं, या फिर स्क्रिप्ट के टैग को हटाकर इस पूरे कोड को उठाएं, बेस्ट तरीका है। एक फाइल बनाए अलग से firebase.js और इसमें कर दें इसको पेस्ट, कमेंटिंग वगैरह पहले हटा दें। कोड देख के क्या समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है इस कोड में, क्या इंपोर्ट हो रहा है? इनिशियलाइज ऐप इंपोर्ट हो रहा है। मतलब ये क्या है, एक मेथड है, फंक्शन है, ठीक है। और ये तो एक ऑब्जेक्ट है, कीज है जो कि फायरबेस ने दिए। और ये मेथड आ कहां से रहा है? फायरबेस app.js। कौन सी फाइल है? जो कि जिसका CDN हमने यूज किया है, मतलब फायरबेस के सर्वर पे मौजूद है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसका लिंक देके वहां से इस मेथड को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसको नीचे कॉल करवा रहे हैं, और कॉल करवाते वक्त कॉन्फ़िगरेशन पास कर रहे हैं जो कि फायरबेस ने खुद हमें दिए, ठीक है। तो खैर सारा कोड हमें फायरबेस ने खुद ही दिया है वैसे, पर हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट। अच्छा, वैसे आप इसको HTML में भी डाल सकते थे, लेकिन वही थोड़ी घिचपिच हो जाएगी, तो इस वजह से थोड़ा सा अलग अलग करके समझ के करेंगे ना तो फायदा होगा। तो भाई मैंने फायरबेस की जो है ना बिल्कुल सेपरेट फाइल बना दी, और अपनी फायरबेस की फाइल को मैंने यहाँ पे ऐड भी कर दिया, src firebase.js, और इसकी भी टाइप मॉड्यूल। अच्छा, इस फाइल को ऊपर रखना है, ऐसा ना हो तो भी आप नीचे रखें। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर पहले app.js चल गई और हमने app.js में फायरबेस से रिलेटेड कोई काम किया है तो उस पर इशू आ जाएगा ना। क्यों इशू आ जाएगा? क्योंकि फायरबेस वाली फाइल अभी तक हमें मिली नहीं है। तो इस वजह से फायरबेस वाली स्क्रिप्ट को रखना है ऊपर और app.js को रखना है नीचे। सेट है? तो पहला स्टेप आपका ये था, ये हो गया, हमने फायरबेस के प्रोजेक्ट को अपनी एप्लीकेशन के साथ समझे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आप प्रोजेक्ट ओपन करके कंसोल वगैरह खोल के देखें कोई एरर वगैरह तो नहीं है, हो सकता है कोई इशू कर दिया, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कनेक्ट है। अच्छा, अब हमें यूज क्या करना है, ऑथेंटिकेशन।
तो हम क्या करेंगे, फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन खोल लेंगे। देखिए कभी भी कोई चीज पढ़नी होती है ना, जब इसी वजह से कहा जाता है कि भाई अगर अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लो, उससे आपको फिर काफी सारी चीजों का पता चल जाता है। तो भाई यही तरीका होता है कि भाई कोई भी चीज आपको पढ़नी है उसकी डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करें और पढ़ लें, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी अच्छी चीज कि जिसने भाई डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं की हुई हो। डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है कि भाई उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कि भाई इस चीज को आप ऐसे यूज कर सकते हैं और इसके ये यूज केसेस हैं, ये मेथड्स हैं, सारी चीजें आपको बताई हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ कहीं लिंक नहीं है तो आप डायरेक्टली गूगल कर सकते हैं फायरबेस डॉक्स, या यहाँ कहीं भी होता है, नजर नहीं आ रहा, शॉर्टकट दिया हुआ होता है इन्होंने, हेल्प के अंदर है, हाँ यार फायरबेस डेवलपर डॉक्स, हेल्प खोलेंगे और उसके अंदर फायरबेस डेवलपर डॉक्स, ठीक है। मैं तो पहले फायरबेस कुछ था और अपडेट आती रहती है, ठीक है। तो यूआई भी काफी देखे अपग्रेड कर दी इन्होंने, लाइट और डार्क फीचर डाल दिए, ठीक है भाई। तो अच्छा, अब डॉक्यूमेंटेशन में आने के बाद आपने क्या करना है, हमें किसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी है, बिल्ड की, और बिल्ड के अंदर क्या यूज कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन पे आ गए, ठीक है ना। अब लेफ्ट साइड बार में देखिए ऑथेंटिकेशन खुली हुई है और ऑथेंटिकेशन के नीचे प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉइड, फ्लटर, वेब, तो हमें सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे वेब, वेब में हमें कर देना है। अच्छा ये एक और फीचर भी दे रहा है प्री बिल्ड यूआई, कि भाई यूआई वगैरह भी बना के दे रहा है, ये नहीं चाहिए हमें, हमें गेट स्टार्टेड में आ जाना है, ठीक है ना। अब ये स्टेप्स बता रहा है कि भाई आप ये सब स्टेप करो। अगर आपने फायरबेस की ऐप इनिशियलाइज नहीं की है तो सबसे पहले इनिशियलाइज करो, जो कि अभी हमने कर ली है, ठीक है ना। उसके बाद ऐड फायरबेस ऑथेंटिकेशन जेस एसडीके एंड इनिशियलाइज फायरबेस ऑथेंटिकेशन, इनिशियलाइज हमने किया हुआ है, फायरबेस ऑथेंटिकेशन एसडीके हमने नहीं ली, ठीक है। एसडीके क्या होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है, मतलब वही जैसे समझ जावास्क्रिप्ट की फाइल है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये हम कॉपी करेंगे। अच्छा यहां से देखिए इसने सीडीएन नहीं दिया हुआ बल्कि नेम दिया हुआ है, तो सीडीएन भी इसका मिल जाता है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, यहीं कहीं इसने दिया हुआ होता है, सारे सीडीएन जो है ना इसके मौजूद होते हैं, थोड़ा ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी मिले तो एक इजी अप्रोच है, वरना मुश्किल नहीं, ढूंढ सकते हैं आप, गूगल करें भाई फायरबेस सीडीएन, ठीक है। इसमें एक फायरबेस का पेज है, अल्टरनेटिव वेज टू ऐड फायरबेस टू योर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट, ठीक है ना। और ये सारे सीडीएन मौजूद हैं, देखें इनिशियलाइज ऐप का, एनालिटिक्स का, गेट ऑथ, फाइल स्टोर, सारी चीजों का सीडीएन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना। वरना एक आसान चीज ये है कि आप क्या करें, जैसे आपने इनिशियलाइज ऐप किया है ना, इसी को करें कॉपी, नीचे करा आपने पेस्ट, ठीक है ना। अब आपको क्या चाहिए, ऑथ, ठीक है ना, यहाँ पे गेट ऑथ, कहां से चाहिए, ऑथ से चाहिए। तो आप क्या करेंगे, लास्ट में जो फाइल का नेम है ना फायरबेस app.js, इसको ऐप हटा के आप कर देंगे ऑथ, ठीक है ना, बस सिंपल। फायरबेस की ये स्टैंडर्ड है, अगर आप वहां पे जाके सीडीएन देखेंगे यही होगा। तो इस तरह फाइल स्टोर यूज करेंगे तो ऐप हटा के फाइल स्टोर, स्टोरेज यूज करेंगे तो ऐप हटा के स्टोरेज, ये स्टैंडर्ड है। मतलब जाके सीडीएन ढूंढना से अच्छा यही कर दे, क्योंकि वहां पे भी यही मिलेगी आपको, ठीक है ना। गेट ऑथ आ गया। अच्छा अब गेट ऑथ को भी इनिशियलाइज किया जाएगा, जिस तरह ये ऐप इनिशियलाइज हुआ है ना, इस तरह
गेट ऑथ को भी इनिशियलाइज किया जाता है और गेट ऑथ में अपनी ऐप पास कर देनी होती है कि भाई ये हमारी ऐप है, इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास तरीका है, एक यूजर को साइन अप करवाने का एक मेथड है हमें जिसका नाम है क्रिएट यूजर विथ ईमेल एंड पासवर्ड। अच्छा इससे पहले हमें आना है फायरबेस के प्रोजेक्ट में, ऑथेंटिकेशन वाले सेक्शन में, ठीक है। ये यहाँ पहले से यूजर आ रहे हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है ना, कि मैंने इसको पहले भी यूज किया हुआ है। साइन इन मेथड में आना है और यहाँ पे ये भी आपके पास इनेबल नहीं होंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ऐड न्यू प्रोवाइडर या फर्स्ट टाइम में आपके पास डायरेक्टली सामने प्रोवाइडर आ जाएंगे बहुत सारे, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, ईमेल पासवर्ड वाले पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन मांगे उसको देके सेलेक्ट कर लेना है, कुछ भी नहीं मांगेगा वैसे, बस एक मॉड्यूल खुलेगा आपके पास, उसको आप ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है ना, तो ये खुल जाएगा। तो ये खोलना जरूरी है, इनेबल करना जरूरी है। फोन वाला भले अभी नहीं करें क्योंकि अभी हम ये नहीं कर रहे ना, अभी हम कर रहे हैं ईमेल पासवर्ड वाला। तो हमें चाहिए क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड का, तो हम इसको भी यहीं पर ही मंगवा लेंगे। और ये क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड भी कहां से आ रहा था, ऑथ से, तो ऑथ पे ही दिया हमने इसको। अच्छा अब बेटर अप्रोच ये है कि आप क्या करें, firebase.js की फाइल से चीजों को एक्सपोर्ट करें। कैसे एक्सपोर्ट, ऑथ एक्सपोर्ट किया जो यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है ना, और इसके साथ साथ हमने यहाँ से क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड एक्सपोर्ट कर दिया। ऐसे ही होता है एक्सपोर्ट। अब ये दोनों चीजें मुझे app.js में चाहिए, कैसे मिलेंगी, import from firebase.js, ठीक है ना, डायरेक्ट नेम दे दें या डॉट स्लैश दे दें, दोनों तरीकों से चलेगा, ठीक है ना। अच्छा वो देना पड़ेगा डॉट स्लैश, ठीक है ना। अच्छा हमने वहां से ऑथ को एक्सपोर्ट किया है और क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड को एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं था, मल्टीपल एक्सपोर्ट था, तो यहाँ पे हमने उसको उसी तरीके से इंपोर्ट कर लिया। अब ये इसका मेथड था, देखिए ऑथ हमने ऑलरेडी मिल गया है हमें, तो हमें ऑथ को छोड़ के ये मेथड पूरा उठाना है और यहाँ पे ले आना है। लेकिन हम क्या करेंगे, इससे पहले अपना एक फंक्शन बनाएंगे साइन अप का, ठीक है ना भाई। और इस साइन अप के फंक्शन में ये कोड दे देंगे। अब इस कोड को देख के क्या समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ भाई, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड क्या है, एक फंक्शन है जो कि हमसे क्या क्या मांग रहा है, ऑथ मांग रहा है, ऑथ तो ऊपर से आ गया, ईमेल पासवर्ड का क्या करें, यूजर से लेंगे, ठीक है ना, जो यूजर साइन अप कर रहा होगा वो देगा। यहाँ पे अभी ऐसे छोड़ देंगे तो एरर आ जाएगा, बोलेगा नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि फायरबेस पूरा तो नहीं देगा ना, बना के वो बोलेगा चलो यूजर से भी मैं ले लूँ और आप क्या करोगे फिर। तो फायरबेस ने आपको बता दिया कि भाई ये चीजें चाहिए, ये मुझे दो, और हमने दे दिया, ईमेल पासवर्ड अभी हम दे देंगे। अब ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, प्रॉमिस, ठीक है ना, जिसको हम देन और कैच दे रहे हैं। अगर ये फंक्शन सक्सेसफुली चल गया तो हमें आउटपुट मिलेगा, वरना कैच पे, ठीक है ना। इसको शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे, ऐसे अवेट लगा सकते हैं, ठीक है ना। फायरबेस ने हमें ये कोड दिया, हम इसको अपनी मर्जी का भी कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो पहले इसी को ट्राई करते हैं।
क्या करते हैं भाई, एक साइन अप का फॉर्म बना देते हैं जिसमें हमारे पास क्या होगा, एक ईमेल होगा, ठीक है ना, और एक पासवर्ड होगा। सेट है, और एक बटन होगा। बटन को देंगे आईडी। ऑन क्लिक नहीं दे सकते? दे सकते हैं, इशू नहीं था उसमें एक क्या मिलता, सही सही भाई। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसका सिंपल होता ये है कि जो कोई भी आप फंक्शन वगैरह बनाते हैं ना ग्लोबली, तो जावास्क्रिप्ट में वो ग्लोबली एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन जब ये मॉड्यूल वाले जावास्क्रिप्ट हम यूज करते हैं ना, तो फाइल के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होते, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे HTML पे भी नहीं मिलते वो, बात समझ में आई? वरना अगर ये मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट नहीं होती है, फंक्शन हमने बनाया ना साइन अप, ये ग्लोबली एक्सेसिबल है, फाइल के बाहर भी एक्सेसिबल है। HTML की फाइल में ऑन क्लिक लगा के भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन मॉड्यूल वाले में नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम मॉड्यूल वाले में ज्यादातर क्या करते हैं, आईडी देके और इवेंट लिस्टनर लगाते हैं, या फिर तरीका ये है कि इसको ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देते हैं, विंडो के अंदर, ताकि वो मिल जाए, फिर ऑन क्लिक भी लगा लो। ठीक है भाई, इसको मंगवा लिया। अब कैसे लगेगा, ऐड इवेंट लिस्टनर, क्लिक और इस पे साइन अप, ठीक है ना। ऊपर वाला जो भी फंक्शन है वो पास कर दिया। इस वाले फंक्शन में हमें चाहिए होगा ईमेल, ठीक है ना, और चाहिए होगा पासवर्ड। सही है भाई, ये ईमेल पासवर्ड इसको मिल जाएगा, मिल जाएगा, क्या कोई इशू आएगा? चलो इसका मतलब आता है कुछ तो, ठीक है ना। तो डॉट वैल्यू और पासवर्ड डॉट वैल्यू, और डॉट वैल्यू भी कर दूं? नहीं, चलो ठीक है भाई। तो साइन अप में जो भी हमने इसको वैल्यू हमने दी वो इसको हमने पास कर दी, ठीक है। अच्छा, ये वाले फंक्शन को कॉल करने से पहले जो भी आपकी वैलिडेशन वगैरह है ना फ्रंट एंड के ऊपर, वो आपने कर लेनी है। मतलब हो सकता है ईमेल गलत हो, ईमेल की जगह यूजर ने 1 2 3 लिख दिया हो, ठीक है। तो उसको इस मेथड को कॉल होने से पहले आपने चेक करना है, कर लेंगे ना जावास्क्रिप्ट लगा के, इफ एल्स वगैरह जो भी लगाना है। या फिर पासवर्ड यूजर ने सिर्फ 1 2 डाल दिया, बोले उसको भाई कम से कम 8 तो डाल, ठीक है ना भाई। ये सारी चीजें पहले से आप कर लोगे, नहीं करोगे फायरबेस देखता है ये चीज, लेकिन आपने फायरबेस के ऊपर छोड़ना नहीं, आपने करना है। लेकिन नहीं करोगे तो फायरबेस भी देखेगा, ऐसा नहीं है वो जाने देगा, ठीक है ना। तो अगर कोई एरर आएगा तो क्या चलेगा, console.log एरर, और अगर एरर नहीं आया तो यूजर को रजिस्टर कर देगा। यूजर क्रेडेंशियल ला रहा है, इसको आप रिस्पांस बोल रहे हैं, रिस्पांस ला रहा है, और रिस्पांस के अंदर हमें यूजर मिल रहा है। इसको भी हटाएं, भले यहां कर दें रिस्पांस डॉट यूजर, ठीक है ना। पूरा रिस्पांस भी दे सकते हैं, उसमें एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होगा और उसमें यूजर होगा। चलाते हैं, यह आ गया हमारा साइन अप का फॉर्म। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने ईमेल गलत दी,
पासवर्ड दिया, साइन अप किया, तो क्या चला, app.js लाइन नंबर 48 कैच चला, एरर आ गया। एरर क्या है, फायरबेस का ऑथ का इनवैलिड ईमेल। अच्छा, अब इस एरर को ना आप यूजर को शो करवाने के लिए निकाल भी सकते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन भी होती है। क्या आप इसको बोलते हैं भाई एरर डॉट मैसेज, इससे जो है ना आपको पता चल जाएगा। देखिए फायरबेस एरर इनवैलिड ईमेल, या फिर एरर डॉट कोड बोल दें। फायरबेस ने बताया पहले, मैंने हटाया था वो, ठीक है ना। ऑथ इनवैलिड ईमेल, ठीक है ना, मतलब ईमेल आपकी गलत है। लेकिन आपके पास ये एरर नहीं आया क्योंकि आप पहले से ही ईमेल को वैलिडेट करवा लेंगे। अच्छा, ईमेल सही कर देते हैं और पासवर्ड में 12 दे देते हैं, साइन अप करते हैं। अब क्या बोल रहा है, ठीक है ना, फायरबेस ने खुद हैंडल कर लिया। लेकिन फिर वही बात, इस पे नहीं छोड़ना, खुद करना है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 एक्सेप्ट करता है कि भाई कम से कम 6 होने चाहिए। साइन अप किया, यूजर आ गया, ठीक है ना। यूजर में काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है, इसको देखते हैं। अच्छा, अब यूजर्स में आते हैं। ऑथेंटिकेशन वाले सेक्शन में यूजर्स के अंदर हमें यूजर नजर आ जाएगा। जो भी यूजर हमने अभी रजिस्टर करवाया वो यहाँ पे नजर आ जाएगा, उसकी ईमेल। आइडेंटिफायर बोलते हैं इसको। प्रोवाइडर क्या है, ईमेल। क्रिएटेड कब हुआ है, आज। साइन इन कब हुआ है, लास्ट, आज। और ये इसकी यूआईडी है। यूआईडी क्या होती है, यूजर आईडी, ठीक है, इस यूजर की आईडी है। पासवर्ड वगैरह यहाँ पे नजर नहीं आता, ठीक है। अनएथिकली ना, वो पासवर्ड कोई भी सेव नहीं करवाता, ना हमें कभी अपने डेटाबेस में सेव करवाना पड़ेगा, ठीक है। पासवर्ड सेव होता है लेकिन वो हैश के अंदर होता है और वो शो नहीं होता, ठीक है ना। और इस यूजर में हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। एक्सेस टोकन, ऑथ के अंदर काफी सारी डिटेल्स, काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे काम के नहीं है, फायरबेस खुद मैनेज करता है, ठीक है ना। बाकी डिस्प्ले नेम कुछ नहीं है, लेकिन बाद में हम सेव करवा सकते हैं। मतलब बाद में फायरबेस के फंक्शंस हैं, उनको यूज करके हम डिस्प्ले नेम वगैरह सेव करवा सकते हैं। ईमेल जो भी थी हमारी वो आ गई। ईमेल वेरीफाइड आ रहा है, फॉल्स होता है ना। कुछ वेबसाइट पे आप अकाउंट बनाते हैं, वो बोलते हैं ईमेल वेरीफाई करो, ठीक है। वो इसी चीज से होता है कि भाई ईमेल वेरीफाई आपने चेक किया, अगर फॉल्स है तो फायरबेस आपको एक फंक्शन देता है जिसको आप कॉल करो। वो क्या करेगा, इस ईमेल पे वेरिफिकेशन लिंक भेज देगा खुद, आपको कुछ भी नहीं करना। और जैसे ही यूजर उस लिंक पे क्लिक करेगा ये वेरीफाई कर देगा, फिर आपको ईमेल वेरीफाइड में हमेशा मिल रहा होगा ट्रू। इज अनोनिमस फॉल्स, कि भाई अनोनिमस नहीं है, इसकी ईमेल हमारे पास है। अनोनिमस में ये होता है कि इसका कुछ भी नहीं पता बस, लेकिन यूजर बन गया। मेटा डेटा, इसका जो डेटा हमारे पास, इसमें मतलब मेटा डेटा में ये होता है कि एक्स्ट्रा डेटा, मतलब ये और भी डेटा हमारे पास है। इसमें ना लॉगिन, साइन अप वगैरह की इंफॉर्मेशन आ रही है, टाइम आ रहा है। फोन नंबर नहीं है, बाद में सेट करवा सकते हैं। फोटो यूआरएल नहीं है, बाद में करवा सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडर डेटा में जो डेटा अवेलेबल है वो सारा हमें मिल जाएगा। सिर्फ ईमेल अवेलेबल है तो ईमेल मिला, ठीक है। तो काफी सारी चीजें, तो इसमें काम की चीज जो है ना वो है यूआईडी हमारी। अभी के लिए काम की चीज यूआईडी। ये यूआईडी यूनिक होती है और ये कभी भी चेंज नहीं होगी। एक बार आपका यूजर बन गया ना, जैसे आपका शनाख्ती कार्ड बन गया तो वो जिंदगी भर वही है ना। तो इसी तरह यूजर बन गया तो उसकी यूआईडी समझिए इसका शनाख्ती कार्ड नंबर है, ठीक है ना, ये चेंज नहीं होगा। इसके अलावा ये टोकन होता है, ये बड़े काम की चीज होती है, लेकिन अभी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आगे जब अपनी चीज आप कर रहे होंगे ना, डेटाबेस वगैरह, फायरबेस में पड़ती है लेकिन कम जगहों पे, और वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये होता क्या, मैं इसका बताया था। देखिए यूजर जो है ना, अच्छा इसको फायरबेस जो है ना वैसे खुद मैनेज कर रहा होता है एक्सेस टोकन वगैरह को ना।
हमें ज़्यादा नहीं करना पड़ता। और अगर हम अपनी चीज़ बनाने जाएं, अपना डेटाबेस, अपना बैकएंड सर्वर, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना हमारी जिम्मेदारी होती है। इससे क्या होता है कि यूज़र ऑथेंटिकेट हो गया, ये हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एक्सेस टोकन जो है ना, यूज़र के ब्राउज़र में सेव करवा देंगे, लोकल स्टोरेज में, सेशन स्टोरेज में, कहीं ना कहीं सेव करवा देंगे। और जब भी यूज़र हमारे बैकएंड को कोई रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसमें साथ साथ ये एक्सेस टोकन भी मिलेगा, फ्रंट एंड को भेजना पड़ेगा। और फिर इस एक्सेस टोकन को देख के हम यूज़र को वेरीफाई करेंगे कि ये ऑथेंटिकेट यूज़र है या नहीं। ठीक है ना? जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी ऐप्स हैं, सब में यही होता है। जैसे अभी मैंने जीमेल लॉगिन किया हुआ है ना, तो जीमेल का एक एक्सेस टोकन है जो कि स्टोरेज में पड़ा हुआ होता है। ठीक है ना? इसका हमारे पास जो होगा वो कुकीज वगैरह में होगा। ठीक है ना? देखिए, गूगल ने तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन रखी हुई है, SSID, और अगर आप मैं सारी चीज़ें डिलीट कर दूँ ना तो मैं लॉग आउट हो जाऊँगा। ठीक है ना? क्यों लॉग आउट हो जाऊँगा? क्योंकि गूगल जिससे वेरीफाई कर रहा था ना कि भाई मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ, अब वो चीज़ ही नहीं रही, तो गूगल वेरीफाई नहीं कर पाएगा, तो वो बोलेगा भाई आप लॉग आउट हो गए, लॉग आउट कर देगा मुझे। ठीक है ना? करके देख लेना आप। तो हाँ, दोबारा आगे पासवर्ड डालो, लॉगिन हो जाओगे। अच्छा, ये बनता कब है? ये जब आप यूजर नेम पासवर्ड डाल के किसी प्लेटफॉर्म पे साइन इन करते हैं ना, तो ये तब बनता है। अभी देखिए, मैंने साइन अप करा तो बन गया, साइन अप करें, साइन इन करें, बन जाता है। और ये टोकन जो है ना, पूरा ये एक हैश होता है और इसके अंदर भी काफी सारी इंफॉर्मेशन सेव हुई भी होती है कि भाई बंदे की ईमेल क्या है, आईडी क्या है, सब होता है इसके अंदर। कुछ प्लेटफॉर्म के एक्सेस टोकन जो है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जिसमें मतलब ऐसा है कि अगर आपने 2-3 मिनट तक कोई एक्टिविटी नहीं की तो ये टोकन जो है ना, इसकी एक्सपायरी डेट भी होती है, तो ये फौरन एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर होने से होता ये है कि आप फिर भी लॉग आउट हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, बैंक की एप्स होती हैं, आप लॉग इन करते हैं, लॉग आउट नहीं करें, छोड़ दें, थोड़ी देर बाद जाके देखेंगे लॉग आउट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपने एक्टिविटी नहीं की और एक्सेस टोकन जो था वो एक्सपायर हो गया। हाँ, उसका भी सेशन, उसमें भी सेशन मेंटेन होता है। जब आप अपना एटीएम कार्ड डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, तो आपका एक्सेस टोकन बन जाता है। अब जब तक वो एक्सेस टोकन वैलिड है, आप कुछ भी करें, कार्ड निकलेगा, एक्सेस टोकन एक्सपायर, और ऑटोमेटिक एक्सपायरी भी होती है। ठीक है ना? अब ऑटोमेटिक एक्सपायरी का क्या सीन होता है? देखिए, एक्सेस टोकन के साथ, अच्छा ये बड़े काम की इंफॉर्मेशन है और एज अ फ्रंट एंड डेवलपर ये हमें पता होना चाहिए और इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना? एक्सेस टोकन के साथ नीचे हमारे पास एक होता है रिफ्रेश टोकन। ठीक है, ये 2 टोकन बड़े काम के होते हैं। रिफ्रेश टोकन का काम ये होता है कि अगर एक्सेस टोकन एक्सपायर हुआ तो रिफ्रेश टोकन फिर भी जिंदा है, मतलब वो अभी एक्सपायर नहीं हुआ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर यूजर ऐप में आके ऐप को यूज करना शुरू कर दे और एक्सेस टोकन एक्सपायर है और हमने जो टाइम लिमिट लगाई हुई थी अभी वो भी खत्म नहीं हुई, तो हम क्या करते हैं, रिफ्रेश टोकन को यूज करके एक्सेस टोकन को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज है। ठीक है, तो लेकिन अभी हमारा इससे कोई भी काम नहीं है, ये सारी चीजें फायरबेस खुद हैंडल कर रहा है। देखिए, मैंने साइन अप किया ना, तो फायरबेस ने स्टोरेज में खुद डाल दिया होगा। देखिए, ये चीज हमने नहीं डाली, सेशन स्टोरेज में फायरबेस ने खुद डाली है। इज दिस फर्स्ट टाइम लॉग फ्रॉम लाइव सर्वर? ये तो लाइव सर्वर की है, फायरबेस की नहीं है, जो VS कोड का हम यूज कर रहे हैं। लोकल स्टोरेज में कुछ नहीं है, सेशन स्टोरेज में नहीं है। इंडेक्स DB बताया था ना मैंने, एक डेटाबेस होता है टेम्परेरी हमारे ब्राउजर में। इसमें देखिए काफी सारी चीजें फायरबेस ने डाली हुई है, हार्ट बीट्स डाली हुई है कि भाई जिंदा है। ठीक है ना? हार्ट बीट्स ही बोलते हैं इसको, कि भाई फायरबेस का
और हमारी जावास्क्रिप्ट की ऐप का कनेक्शन बना हुआ है, हार्ट बीट्स चल रही हैं, ठीक है ना। ये आ गया भाई ऑथ यूजर, ये फायरबेस ने हमारे यूजर को डीबी में सेव रखा हुआ है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है जिससे फायरबेस जो है ना वेरीफाई कर रहे हैं हमें कि हाँ भाई हम जो है ना इस ब्राउजर के ऊपर लॉगिन है, ठीक है ना भाई, क्लियर है। अच्छा, अब साइन अप कर दिया ना आपने एक बार, ब्राउजर में आपके यूजर सेव हो गया। ऐसा है कि भाई आप इस ब्राउजर में साइन अप हो गए, पता कैसे चलेगा भाई मैं साइन अप हूं या नहीं? तो फायरबेस का एक मेथड होता है, कौन सा, ऑन ऑथ स्टेट चेंज, ये रहा। इसको आपने इंपोर्ट करवाया इस वाली फाइल से, एक्सपोर्ट करवाया, app.js में आकर इंपोर्ट करवाया, ठीक है ना। देखिए लंबी हो गई, वहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिर इंपोर्ट, लेकिन कोड अच्छा हो रहा है, साफ सुथरा हो रहा है ना, पता चल रहा है भाई फायरबेस की फाइल में सिर्फ फायरबेस वाली चीजें, app.js में हमारी सारी फंक्शनैलिटी। और ये हम लगा देते हैं टॉप पे। ये क्या करता है, एक लिसनर है, ये देखता रहता है कि भाई यूजर ब्राउजर में मौजूद है या नहीं। अगर यूजर लॉगिन हुआ और ब्राउजर में मौजूद हुआ तो ये कंसोल में यूजर दे देगा, और अगर नहीं हुआ तो एल्स चलेगा, तो इसका मतलब यूजर जो है वो नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है ना भाई। तो अभी क्या आ रहा है, देखिए मैं रीलोड कर जा रहा हूं, यूजर आ जा रहा है, इसका मतलब यूजर लॉगिन है। यूजर को जब आप लॉग आउट कर देंगे ना तो फिर ये नहीं आएगा, फिर वो बोलेगा यूजर नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये सारी चीजें ना ऑटोमेटिकली फायरबेस खुद कर रहा है। अगर हम अपना डेटाबेस यूज करते, अपनी बैकएंड ऐप यूज करते, तो ये सारी चीजें हमें खुद मैनेज करनी पड़ती, सही ना। अभी फायरबेस ये सारी चीजें खुद कर रहा है, हमने सिर्फ क्या किया है, साइन अप किया है। अब देखें, अगर मैं यहां से हटा दूंगा ना इसको कर देता हूं मैं डिलीट, ठीक है, क्या आ गया, यूजर नॉट एग्जिस्ट, सेट है ना। अब दोबारा यूजर कैसे आएगा, आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन कैसे करें भाई, ऊपर ही आप देखेंगे साइन इन का मेथड है, सेम जैसे साइन अप का मेथड था, सब चीजें वही रहेंगी, सिर्फ मेथड का नाम चेंज होगा। साइन अप आपको पता है साइन अप किस लिए होता है, एक बार होता है ना साइन अप, साइन इन बार बार हो सकता है। देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फिर दोबारा से इंपोर्ट, ठीक है ना। क्रिएट को हटा के साइन इन करता हूं, सेम सारी चीजें। अच्छा, इसके भी वही एरर है, देखिए अगर मैंने गलत ईमेल लिख दी तो ये वही कोड देगा जो पहले दे रहा था ना। अच्छा, अगर कोई ऐसी ईमेल लिख दी जो कि है ही नहीं, साइन अप किया, क्या बोल रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल, ठीक है ना। सही ईमेल दी, पासवर्ड गलत दिया, वही सेम कि मैं इनवैलिड, पासवर्ड सही दिया, साइन अप किया और साइन इन किया तो यूजर आ गया। दो बार यूजर क्यों आए, एक बार तो इसका रिस्पॉन्स आया और दूसरी बार उसको ऊपर वाले को जैसे ही पता चला कि यूजर साइन इन हुआ है उसने दे दिया लाके, सेट है। हाँ, लॉगिन तो कर देगा। अब वो आपके ऊपर है कि आपने कुछ चीजें ऐसी रखी हुई होंगी जो वेरीफाई के ऊपर है, कुछ चीजें ऐसी रखी हुई होंगी जो बगैर वेरीफाई भी देख सकता है। जैसे आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, लॉगिन तो कर देते हो, लेकिन ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ आता है पहले वेरीफाई करो तो ये वाला फीचर खुलेगा आपके लिए, वरना लॉक रहेगा, सेट है ना भाई। तो अभी यूजर दोबारा से रीलोड करूंगा मैं, आना शुरू हो गया। अच्छा, आपको स्टोरेज जाके बार बार डिलीट नहीं करनी, बल्कि फायरबेस का लॉग आउट का फीचर होता है, ठीक
ठीक है ना, वो आपको यहीं पर ही कहीं मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाएगा, मैनेज यूजर के अंदर पड़ा होगा, मैनेज यूजर, और आप सर्च करेंगे साइन आउट। साइन आउट होता है, लॉग आउट है, साइन आउट है, लॉग आउट है, साइन आउट था ना। फायरबेस ठीक है, गूगल इसलिए कर लेते हैं कि भाई डॉक्यूमेंटेशन में ढूंढना पड़ेगा, गूगल आपको डायरेक्ट लाके वही पेज दे देगा, ठीक है ना। तो ये आ गया साइन आउट। साइन आउट को किया आपने इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और दोबारा से इंपोर्ट, ठीक है। और ये आ गया आपका साइन आउट का मेथड। आपने क्या करना है भाई, एक बटन बना रहे, ठीक है ना, आईडी दे दें, ठीक है, आईडी दे दी। और आपने क्या करना है, वही लिस्टनर लगाना है, ठीक है, लिस्टनर लग गया। मेथड बनाना है, और साइन आउट वाली चीज को ले जाना है मेथड के अंदर, ठीक है ना। साइन आउट करने के बाद देन चला देगा, यहाँ पे आप भले कंसोल करवा दें या यूजर को मैसेज दिखा दें भाई, या कुछ भी ना दिखाएं, साइन आउट कर दें, या इस तरह आप बोल दें भाई साइन आउट सक्सेसफुल, ठीक है ना भाई। अगर कोई एरर आएगा तो इसमें आ जाएगा। देखिए अभी यूजर, अच्छा वैसे क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको कॉल कर दिया था तो इस वजह से उसने कर दिया, पहले फंक्शन में नहीं डाला था ना इसको, मैंने डायरेक्ट बाहर लिखा हुआ था, और लाइव सर्वर खुद रिलोड हो जाता है, तो इस वजह से उसने कर दिया। तो पहले करते हैं हम दोबारा से लॉगिन, ठीक है भाई, लॉगिन हो गया, रिलोड कर रहा हूँ, देखें यूजर आ रहा है, ठीक है ना। लॉग आउट किया सक्सेसफुल और यूजर गया, ठीक है। तो इस चीज से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम कोई ऐसी चीज जैसे क्विज ऐप बनाना है, मैं चाहता हूं लॉगिन करे बगैर यूजर आगे ना जाए क्वेश्चन वाले पेज पे, और अगर वो क्वेश्चन वाले पेज पे जाए भी ना, अगर यूआरएल से लिख के कि भाई मैं ऊपर आऊं और ऊपर में आके लिखूं कि भाई quiz.html एंटर करूं, तो वो उसको दोबारा से लॉगिन पे ले आए, ऐसा होता है ना। तो ये काम कैसे करोगे, हाँ जावास्क्रिप्ट से आप क्या चेक करोगे, ये वाला यूजर, कि भाई अगर यूजर है तो सही है, यूजर नहीं है एल्स में, तो उसको लोकेशन को चेंज करवा के लॉगिन पे ले जाओगे, बस, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। देखो ये छोटी छोटी चीजें, ये अभी समझाने बैठेंगे तो फायदा नहीं है, इतना टाइम जावास्क्रिप्ट को हमने लगाया, ठीक है। सिर्फ इफ की कंडीशन रहेगी, इफ अगर यूजर है तो सही है, नहीं है तो उसको लॉगिन पे लेके जाओ हमेशा, ठीक है ना, ये सीन है। इसके अलावा अगर आपको ईमेल वेरीफाई करना है, काफी सारे मेथड है, आप सारे एक्सप्लोर करें, जो आपको नजर आए वो एक्सप्लोर करें। मैंने यूजर में देखे क्या क्या, ऑन ऑथ स्टेट चेंज आपने देख लिया, इसका ये शॉर्ट तरीका है, ऑन ऑथ स्टेट चेंज का शॉर्ट तरीका, ऑथ डॉट करंट यूजर, ऑथ डॉट, इससे पता चलता है कि भाई यूजर है या नहीं, या तो ऑन ऑथ स्टेट चेंज लगा दे ऊपर वाला, या ऐसे कर लें, और ये यूजर की सारी इंफॉर्मेशन निकाल के दे देगा आपको। ये मेथड है अपडेट प्रोफाइल का, अपडेट प्रोफाइल मतलब यूजर ऑथेंटिकेट जो हुआ है ना, उसमें जो डेटा आ रहा था मैंने देखा था, डिस्प्ले नेम में कुछ नहीं था, इमेज में कुछ नहीं था, इमेज फाइल एक्सेप्ट नहीं करेगा, यूआरएल एक्सेप्ट करेगा सिर्फ। तो आप इसको अपडेट प्रोफाइल के मेथड को कॉल करेंगे, उसमें auth डॉट करंट यूजर पास करेंगे और डेटा पास करेंगे, तो उस प्रोफाइल को अपडेट करवा देगा, ठीक है ना। अपडेट ईमेल भी हो सकता है,
सेंड वेरिफिकेशन ईमेल, ठीक है ना। इसके लिए लेकिन ईमेल करेक्ट होनी चाहिए ना। अभी जैसे मैंने लिखा है gauss@gmail.com, भेज तो देगा लेकिन आएगी कहीं नहीं आएगी। तो अगर हम सही वाली ईमेल से, देखो मैं यहीं से डाल देता हूँ फिलहाल, यहाँ से भी ऑप्शन होता है, सही वाली ईमेल डाल दी, ये तो दिया, अच्छा हो गया, ठीक है ना। और इस वाले यूजर को किया लॉग आउट, और इस वाले को जो भी वहां से मैंने मैनुअली डाला इसको कर लिया साइन इन, ठीक है ना, हो गया भाई। ईमेल वेरीफाइड क्या आ रही है, फॉल्स। सेंड ईमेल वेरिफिकेशन का मेथड लिया, हर चीज का मेथड है, हर चीज का मेथड है, आराम से आप लें और कॉल कर दें, ठीक है। और इधर आके मैंने इसको फिलहाल डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, फंक्शन में नहीं डाल रहा, ये वेरिफिकेशन ईमेल सेंड कर देगा, ठीक है, भेज दिया होगा। अच्छा नहीं है, ऊपर मैंने इंपोर्ट नहीं किया, वहां से एक्सपोर्ट किया था, ठीक है ना भाई। गेट आईडी टोकन कहाँ पे था, गेट आईडी, अच्छा हाँ देखें, इसमें होता ये है कि डायरेक्टली नहीं मिलता ना, ये ऑथ डॉट करंट यूजर है ना, ये एसिंक्रोनस है, ऑथ डॉट करंट यूजर, तो इस वजह से मैंने चलाया, उसको यूजर ही नहीं मिला, बोले मुझे यूजर नहीं मिल रहा, मैं ईमेल किसको भेजूं, तो इस वजह से इसको बटन के क्लिक पे लगाना होगा कि भाई आपने एक बटन बनाया, सेंड वेरिफिकेशन ईमेल, ठीक है ना, इसको बोल देते हैं वेरीफाई बीटीएन, ठीक है भाई। वेरीफाई बीटीएन को यहाँ पे हमने यूज किया और यहाँ पे हमने इसको दे दिया, सेट है, अब ये चलेगा। और यहाँ पे हम कंसोल दिखा देते हैं कि भाई सेंड, सही भाई, सेंड वेरिफिकेशन ईमेल के बटन पे क्लिक किया, क्या आ गया, सेंड, और यहाँ आके अब देखें आप तो ये आ गया भाई, वेरीफाई योर ईमेल फॉर SMIT। इसको कैसे पता चला मैं SMIT में हूँ, क्योंकि मैंने ये अपडेट किया हुआ है, ये भी कर सकते हैं आप। पहले ये देख लें कि वेरीफाई कैसे हो रही है, ठीक है, इसने लिंक भेज दिया, हेलो फॉलो दिस लिंक टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, अभी मेरे पास ईमेल क्या आ रहा है, वेरीफाइड, मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ, योर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड। अब यहाँ आगे मैं दोबारा यूजर को देखूंगा, ईमेल वेरीफाइड क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है। अच्छा ईमेल में SMIT लिखा हुआ कैसे आया था, टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स में जाके ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन को जाके एडिट किया हुआ था मैंने, यहाँ से कुछ भी सब्जेक्ट लिखना हो, सेंडर नेम, फ्रॉम, कुछ भी देना हो आप दे सकते हैं, सेट है। ये फायरबेस अलाउ करता है, ये कंप्लीट मैसेज अलाउ नहीं करता, बस सब्जेक्ट, सेंडर, फ्रॉम ये अलाउ करता है, तो मैंने SMIT लिख दिया था, सेट है ना भाई। ईमेल वेरीफाई हो गई, पासवर्ड अपडेट हो सकता है, पासवर्ड अपडेट करवा सकते हैं आप, ठीक है ना। सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल, ये फॉरवर्ड पासवर्ड वाला है कि भाई ये क्या करेगा, ईमेल के ऊपर एक लिंक भेज देगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दे देगा कि भाई पासवर्ड डालो नया, जैसे यूजर पासवर्ड डाल के ओके करेगा, वो सारे UI वगैरह फायरबेस खुद दे रहा है, ठीक है ना, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, फायरबेस खुद दे रहा है, यूजर का पासवर्ड रीसेट करेगा और
हमारे प्लेटफॉर्म पे आके यूजर दोबारा से न्यू पासवर्ड से साइन इन कर लेगा। डिलीट यूजर डिलीट हो सकता है, ठीक है ना। रीऑथेंटिकेट, यूजर दोबारा से रीऑथेंटिकेट हो सकता है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वही चीज। हाँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कुछ जादू कर रहा हूँ। मैंने काफी सारे दिखाए ना यूज करके। मैंने कुछ किया, मैंने क्या किया, फायरबेस से कॉपी और पेस्ट, बस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी नहीं करो, एक फाइल में कर दो, app.js में कर दो सारा काम, ठीक है ना। ये तो मैंने तरीके के लिए किया ना, कि एक तरीका है। तो भाई जितने मेथड है सारे इजी हैं और फायरबेस आपको दे रहा है पूरा कोड, तो इसमें समझने वाली क्या चीज है। हाँ हो रही होगी, आई थिंक सो, हाँ हो रही है, ठीक है ना। हाँ वो भी आता है भाई। देखिए सारे फायरबेस ने मेथड आपको दिए हैं आपके सामने। देखिए ये सामने कोड आपको दिख रहा है, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा मुझे बताए। कोई ऐसी चीज जो इसमें ऐसे लग रही हो कि यार ये कहां से आ रही है या क्यों आ रही है, इसको यूज कैसे करें। बल्कि आप .den.catch भी खत्म करके एसिंग अवेट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप बल्कि इस कोड को और अच्छा कर सकते हैं। ईमेल लिंक ऑथेंटिकेशन, ये फायरबेस ने नया फीचर डाला है। ईमेल पे लिंक भेजेगा, जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे आप ऑथेंटिकेट, ठीक है। इसके लिए लेकिन फायरबेस ने कुछ कॉन्फ़िगरेशन रखी हुई है। एक्शन कोड सेटिंग ये रही ऊपर, ये सारी सेटिंग्स है। लेकिन इसमें ना आपको लाइव वेबसाइट चाहिए होगी, कि भाई आपकी वेबसाइट का यूआरएल देना होगा, क्योंकि वो ईमेल से यूजर को क्लिक करने पर आपकी वेबसाइट पे लेके आएगा। तो इस वजह से ये लाइव वेबसाइट में हो सकता है ये काम, ठीक है ना भाई। फोन ऑथ में क्या है, फोन ऑथ इजी है, लेकिन इसकी कुछ लिमिट है। यहां पर आके आपने फोन को इनेबल किया। पहले होता ये कि जैसे व्हाट्सएप में आपके पास फोन ऑथेंटिकेशन होती है, आप नंबर डालते हैं, सबमिट करते हैं, तो वो क्या करता है आपके मोबाइल पे वेरिफिकेशन कोड भेजता है। फिर आप वेरिफिकेशन कोड डालते हैं, साइन अप हो जाते हैं, लॉगिन हो जाते हैं। सेम फायरबेस हमें दे रहा है फ्री में, ठीक है। लेकिन दिन के 10 एसएमएस अलाउ है, ठीक है। अनलिमिटेड देता तो फिर तो सभी यूज कर लेते ना, तो दिन के 10 एसएमएस अलाउ है। फायरबेस प्राइसिंग से देख सकते हैं। कि भाई हमने ऑथेंटिकेशन यूज करनी है, फोन ऑथ में कितने 10 एसएमएस सेंड डेली पर डे, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा चाहिए तो हर एसएमएस का एक बिल आएगा आपके पास, पैसे कटेंगे, पैसे डाल दो, ठीक है। तो रेट देख लो कितने, हाँ तो तकरीबन यूजर के तो इतने, एसएमएस के कहाँ हैं, एसएमएस के अच्छा ये कंट्री वाइज लिखे हुए, पाकिस्तान भी होगा इसमें, लेकिन होना चाहिए। हाँ भाई पाकिस्तान के पर एसएमएस के 0.34, तो हमारे तो ये भी बहुत हो जाएंगे यार। पर एसएमएस से क्या है ये, हाँ पर एसएमएस बहुत है यार ये तो। ₹100 एक एसएमएस के कौन भेजेगा यार, ये तो फायरबेस तो महंगा हो गया। देखो एसएमएस महंगा ही है ना, और ये इंटरनेशनल सर्विस है। अगर आपने लोकली एसएमएस यूज करना हो ना, तो लोकल प्रोवाइडर होते हैं बहुत, उनका यूज करते हैं।
तो 5 रुपए, जैसे सैलानी का एसएमएस आया आपको कभी? 5 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए एक एसएमएस का होता है वो, ठीक है ना। तो ये तो बहुत महंगा है, 100 रुपए का एक एसएमएस पड़ रहा है। तो खैर हमारे लिए महंगा है, डॉलर में तो सस्ता है ना, 0.34, पूरा $1 भी नहीं। नहीं तो फिर वो अगर उसके बाद ऐसा, जैसे व्हाट्सएप देखे ना, अगर आपको एसएमएस भेज रहा है तो आपसे कमा भी तो रहा है, ठीक है। और आजकल तो एक और सीन किया है, व्हाट्सएप ने एसएमएस ही नहीं भेज रहा अगर आपका मोबाइल खो गया, कुछ हो गया, तो हर कोई कॉस्ट बचाता है। जैसे आपने कुछ प्लेटफॉर्म देखे होंगे, जैसे करीम, इनड्राइव वगैरह में आप जब लॉगिन करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है सेंड कोड ऑन व्हाट्सएप, वो फ्री होता है, फ्री नहीं होता, खैर बहुत कम कॉस्ट होती है उसकी, लेकिन हम फिर भी एसएमएस पे क्लिक करते हैं, इसके पैसे कटे बंदे के, क्यों नहीं कट रहे इसके पैसे, ठीक है। वो आप व्हाट्सएप वाला ऑप्शन ना बड़ा बड़ा करके दिखाता है जब भी, ताकि यूजर इस पे क्लिक कर दे, कॉस्ट बच जाए ना, लेकिन यूजर फिर भी एसएमएस सेलेक्ट करता है, तो फिर वो एसएमएस आता है तो उसकी कॉस्ट लगती है। आपको किसी प्लेटफॉर्म से भी एसएमएस आ रहा है, उसके पैसे लग रहे हैं, फेसबुक से आ रहा है, जीमेल से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, पैसे लगते हैं। नहीं, व्हाट्सएप की अलग बिजनेस एपीआई होती है, वो अलग होती है, वो एपीआई पेड होती है, और फिर उससे आप एसएमएस जो भी भेजना हो भेजें। इंटरनेशनल एक सर्विस है एसएमएस की जो हर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ट्विलियो। एसएमएस कॉल्स, वीडियो कॉल, लाइव स्ट्रीमिंग सब होती है। इस पे जो है ना थोड़ी प्राइस कम होगी शायद एसएमएस की। इसमें व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई भी है। इसमें कितना है एसएमएस, शॉर्ट कोड जो है ना ये इतने का है, लॉन्ग कोड इतने का है। ये इनबाउंड है और आउटबाउंड। इनबाउंड का सीन ये है कि यूएस इनबाउंड कह रहे हैं शायद, कंट्री वाइज प्राइसिंग भी शायद इन्होंने दी भी हो। यूएस की कंपनी है और समझ लें, ये देखिए इन्होंने कैरियर भी बताया में सारे यूएस वाली हैं, लेकिन ये वाली प्राइसिंग अगर हम देखें ना ऊपर वाली, तो ये वाली है इसकी ना, ठीक है। तो इसमें 2.20 ये रीजनेबल है ना, ये समझ में आता है। 10 डिजिट नंबर फॉर एसएमएस एंड वॉइस कॉल विद, अच्छा ये तो फोन नंबर टाइप है भाई, अच्छा यही है, एसएमएस लिखा हुआ है ना, यूनाइटेड स्टेट्स, अच्छा ऊपर मेंशन किया हुआ इसने भाई, अगर दूसरी कोई कंट्री हो तो उसकी शायद अलग है। ट्विलियो एसएमएस कॉस्ट या प्राइसिंग पाकिस्तान, या भाई पाकिस्तान ज्यादा ही है भाई। वही रेट है सेम, फायरबेस का 94 था, इसका 92 है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्काउंट मिल रहा है। तो फायरबेस जो है ना आपको 10 एसएमएस फ्री में दे रहा है, जो कि काफी है। दिन के 10 यूजर आप रजिस्टर करो, ठीक है, और 10 से ज्यादा जब हो जाए वो लोग कल आना, आप मेरी वेबसाइट पे कल रजिस्टर करना। नहीं, दूसरे ऑप्शन भी दिए हुए होते हैं ना भाई, ईमेल पासवर्ड फ्री है उससे करो, लेकिन फोन नंबर से ऐसा होता है कि बंदा ना फुली वेरीफाइड हो जाता है कि यार नहीं ये रियल बंदा है, ठीक है ना, फोन नंबर की ऑथेंटिकेशन काम की होती है। अच्छा है बहुत इजी भाई, वेब में आके यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा फोन ऑथ, किधर है, ये रहा फोन नंबर,
वेरिफिकेशन के, अच्छा इनेबल करना है, ये तो पता चल गया इनेबल करना है। फिर जो है ना ये थोड़ी सेंसिटिव चीज है ना कि भाई आप नंबर पे एसएमएस वगैरह भेज रहे हैं किसी के, ठीक है, तो आपसे ना कैप्चा भी मांगता है ना कि भाई आप बोट तो नहीं आता है, आई एम नॉट अ रोबोट करके, वो उसका भी ऑप्शन देता है फायरबेस, लेकिन आपको वो भी नहीं बनाना, फायरबेस खुद मैनेज कर रहा है, लेकिन आपको देना पड़ेगा लाजमी। कौन है भाई, क्या हो गया? तो खैर ये इसका कोड है। चलो ये कोड देख के बताया मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये कोड पूरा समझ में आ रहा है या नहीं? कौन एक्सप्लेन कर रहा है इस कोड को? हाँ भाई क्या है? ये विंडो डॉट रिकैप्चा वेरीफायर है, इसका क्या मतलब हो रहा है? ये विंडो डॉट क्यों लिखा हुआ है? विंडो में से ला रहा होगा। वही ना भाई, एक रूल भूल जाते हैं, आपको रूल बताओ ना कि यार ये रूल था, आपने सुना और भूल गए कि इक्वल टू वाला एक रूल था। ये भाई ये सारी वैल्यू जो है ना इसमें असाइन हो रही है, तो इसका मतलब विंडो के अंदर एक की बनेगी जिसका नाम होगा कैप्चा वेरीफायर, और उसके अंदर ये पूरा कोड सेव हो जाएगा, ऐसा ही है। और बताएं आगे, ये सारी चीजें तो फायरबेस की हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये कि आप एक अपना आपका जो साइन इन बटन है होगा ना, जिससे आप दबा के साइन इन कर रहे होंगे, उसकी आईडी चाहिए इसको यहाँ पे, समझे? आप जिस बटन से साइन इन कर रहे होंगे उसकी आईडी इसको चाहिए, ताकि ये साइन इन बटन के ऊपर इसको चेक करवा सके, ठीक है ना? साइन इन बटन की आईडी इसको दें और आपके साइन इन का जो भी बटन है, वो जो भी फंक्शन है वो यहाँ पे कॉल कर दें, ऑन साइन इन सबमिट। देखें ये कहीं पर डिफाइन नहीं है, कोई चीज कहीं पे डिफाइन ना हो ना, किसी ने कोड की एग्जांपल दी हुई हो आपको कि भाई ये कोड है, और उसमें कोई ऐसी चीज हो जो ऊपर कहीं पे डिफाइन नहीं हो, तो इसका मतलब है वो चीज आपने खुद बनानी है, समझे? तो ये कोड स्नैपेट होते हैं ना, इनकी मीनिंग होती है, ठीक है? जैसे ये इसका मतलब अपने बटन की जो भी आईडी वो यहाँ दे दो, इसका क्या मतलब है ऑन साइन इन सबमिट का, देखिए ऊपर कहीं पर भी नहीं बना हुआ, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऐसा होगा जो मैं खुद बनाऊंगा और इसको सिर्फ पास करूंगा, और अपने साइन इन बटन की आईडी इसको दूंगा, और बटन के साथ मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ये क्या करेगा, जब उस बटन पे क्लिक होगा ये सब चलाएगा और वो वाले फंक्शन को खुद कॉल कर देगा, और ये इनविजिबल है, मतलब यूजर को नजर नहीं आएगा, आई एम नॉट अ रोबोट वाली चीज ना यूजर को नजर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वेरीफाई हो जाएगा यूजर। और एक विजिबल वाला भी होता है, ठीक है ना, ये वाला भाई साइज इसका नॉर्मल रख दिया और जो भी। अच्छा इसमें क्या मतलब है, चले कैप्चा कंटेनर, हाँ डिव की आईडी, एक डिव बनाना होगा, एम्प्टी, डिव में कुछ भी नहीं रखना, डिव को आईडी दी और आईडी यहाँ पे पास कर दी। अब ये क्या करेगा, साइन इन के वक्त उसके अंदर ना कैप्चा खोलेगा, वहां पे लिखा हुआ आएगा आई एम नॉट अ रोबोट, और यूजर उसको टिक मारेगा, सेलेक्ट करेगा जो भी करेगा, और उसके बाद आगे बढ़ जाएगा। देख रहे हैं भाई, तो ये सब कुछ होता है। ये फाइनल कोड है, फाइनल कोड। गेट फोन नंबर फ्रॉम यूजर इनपुट, क्या मतलब है? अगर हमें
समझ नहीं आता तो ऐसा लगता कि ये एक मेथड है, हम इसको कॉल करवाने में लगे हैं और वो बोले जा रहा है कि भाई गेट फोन नंबर नॉट डिफाइंड। यहाँ ये मेथड डाला, इसका मतलब यही है कि यूजर से फोन नंबर गेट करके यहाँ पे रख लो। ऐप वेरीफायर में यहाँ पे देखें विंडो डॉट रिकैप्चा वेरीफायर लिखा हुआ है, ये कहाँ से आ रहा है? जो ऊपर हमने डाला था, ठीक है ना। और ये बाकी सारी चीजें तो इजी है कि भाई साइन इन विथ फोन नंबर, ऑथ पास कर दिया, फोन नंबर दे दिया और ऐप वेरीफायर दे दिया। साइन इन हो जाएगा तो देन चलेगा, वरना कैच। अच्छा, फोन नंबर का एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होता है? +923242103067, ये फॉर्मेट होता है। प्लस नहीं लगाना, +5 खुद लगा देता है। 92 से शुरू करना है नंबर, 92 से शुरू करना है। या फिर आप 92 भी नहीं लगाओ, यूजर को बोलो यूजर जो है आपको ये वाला नंबर दे, 0324 वाला दे। आप क्या करो, जावास्क्रिप्ट के थ्रू 0 हटाओ और 92 डाल दो। कर सकते हो? तो शुक्र है, ठीक है ना भाई। तो 0 हटा के 92 डाला, फिर फायरबेस को दिया, फायरबेस इस नंबर पे आपके कोड भेज देगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई कंफर्मेशन रिजल्ट जो आपको मिलेगा ना, कि भाई कोड भेज दिया फायरबेस ने, कोड भेज दिया, यूजर को आप मैसेज दिखा दोगे कि भाई कोड सेंड हो गया, आपके पास एसएमएस आएगा। और ये देन में हमें मिला कंफर्मेशन रिजल्ट। अब ये कंफर्मेशन रिजल्ट का जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर एक मेथड मिलता है आपको कंफर्म का, देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना, कंफर्मेशन रिजल्ट डॉट कंफर्म। तो आप कंफर्मेशन रिजल्ट के ऑब्जेक्ट को कहीं पे सेव करवाएंगे अपने पास, या विंडो में करवा देंगे जैसे इसने करवाया, या ऊपर वेरिएबल वगैरह में कहीं पर भी सेव करवा देंगे। फिर आप क्या करेंगे, जब यूजर के पास एसएमएस आ जाएगा, कंफर्मेशन रिजल्ट डॉट कंफर्म का मेथड कॉल होगा, उसके अंदर कोड देंगे और दोबारा से देन कैच, ठीक है ना। और देन चल गया तो इसका मतलब यूजर साइन इन हो गया, आपके पास यूजर आ गया। कोड वो डालेंगे ना जो यूजर एसएमएस गया होगा, इनपुट आप ही बनाएंगे, इनपुट आपको ही बनाना है, कोड डालने वाला। सब कुछ फायरबेस दे देगा ना तो फिर ये भी मसला हो जाएगा। काफी सारी चीजें दे रहा है लेकिन थोड़ा आपको भी करना है। अच्छा, अब देखते हैं। पहली एक चीज थी जो मैंने बोला था भाई एक्सेल से डेटा लाना है, खुद एक्सप्लोर करना है, किसने नहीं की। ये वाली चीज की मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दी, अब आपको करना है, देखते हैं कौन करता है। सही है ना भाई? उसका तो बताया नहीं था ना, इसका थोड़ा बता भी दिया कि ये ऐसे ऐसे होगा, बाकी करना आपको है, ठीक है। तो ये फोन ऑथेंटिकेशन करनी है पूरी। फोन नंबर मांगेगा, फोन नंबर मैंने डाला, ठीक है। और फिर फोन नंबर वाला इनपुट मेरे पास से हटके मेरे पास आएगा कोड वाला इनपुट, कोड डाला, कोड वाला अच्छा सा बना देना इनपुट ना, आते ना वो जो डब्बे डब्बे बने हुए होते हैं, याद है, देखा होगा आपने मोबाइल में। कोड सबमिट होगा, यूजर साइन इन हो जाएगा, यूजर की प्रोफाइल आ जाएगी और प्रोफाइल में वेलकम लिखा हो जाएगा बस, और लॉग आउट का बटन, लॉग आउट करेंगे वापसी फोन पे आ जाएगा, हो जाएगा। ईमेल पासवर्ड वाला तो इजी था ना, उसके सारे मेथड भी ट्राई करना है, लेकिन ये वाला खुद से करना है। देखिए ये चीज ना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब देखें फायरबेस की अभी हम 3 सर्विस पढ़ रहे हैं, 3 सर्विस के भी कुछ मेथड पढ़ रहे हैं। पूरा फायरबेस पढ़ेंगे ना तो 1 साल तो इसमें लगेगा, ठीक है ना। तो वही वाली बात भाई, 1 साल फायरबेस को दे दिया तो इसका मतलब फिर 10 साल और चीजों को देने पड़ेंगे। 15-20 साल हमारे ऐसे गुजर जाएंगे, 20 साल बाद बुढ़ापा आएगा और खत्म होगा, ठीक है। तो हमें इस तरह नहीं करना, हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट हमारी अच्छी है और इस काबिल बन जाना है कि कोई भी चीज यूज करनी है, डॉक्यूमेंटेशन देखी, एक्सप्लोर की, लगा ली, बस, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाओ।